बात करते हैं अनुवांशिकता की। अनुवांशिकता क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सभी जीव जो है वो अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, और किसी भी जीव की अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार जनन वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। अब जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एकल प्राणी भाग लेता है, और लैंगिक जनन में दो प्राणी के मध्य लैंगिक जनन होता है लैंगिक संरचनाओं के द्वारा, जिनसे युग्मकों का स्थानांतरण होता है और युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो अनुवांशिकता, कोई भी जीव हो अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। जैसे गाय का बच्चा गाया, भैंस का बच्चा भैंस पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, और मटर के पौधे से मटर, गेहूं के पौधे से गेहूं, या फिर आम के पेड़ से आम का पौधा प्राप्त होगा। तो कोई भी जीव हो अपने जैसा जीव उत्पन्न करेगा। तो अनुवांशिकता को हम देखते हैं डेफिनेशन। अनुवांशिकता जन को माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके जैसे होते हैं। अगर कोई मटर का पौधा है तो वो मटर का ही पौधा उससे उत्पन्न होगा, या फिर आम का पौधा है आम का ही पौधा उससे उत्पन्न होगा, या फिर कोई शेर चीता भालू है तो उनसे शेर चीता भालू ही पैदा होंगे। तो ये क्यों होता है? ये होता है केवल अनुवांशिकता की वजह से। तो अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। पैतृक जीव से जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि अपने माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चे को प्राप्त होंगे वो किन लक्षणों में होते हैं? अनुवांशिक लक्षण वो कहलाते हैं। और इनके अध्ययन को अनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के पिता, जेनेटिक्स के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं, ये देखने के लिए मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, और उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए कि कैसे एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी को जाते हैं। तो उन्होंने मटर के पौधे के 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे। ये लक्षण इस प्रकार हैं। उन्होंने बीज की आकृति, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। जो प्रभावी लक्षण था वो गोल, और अप्रभावी झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और अप्रभावी हरा, और बीज के कवच का रंग लाल प्रभावी था, और सफेद व्हाइट जो था वो अप्रभावी लिया उन्होंने। फली की आकृति फूली हुई या फिर पिचकी हुई। फली का रंग हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। उसकी स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ। पौधे की लंबाई, लंबा पौधा और नाटा पौधा। तो ये लक्षण उन्होंने मटर के पौधे के लिए, जिनके आधार पर उन्होंने ये बताया कि अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से कैसे दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो देखते हैं कैसे उन्होंने अपने प्रयोग किए। मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने 3 नियम मेंडल का प्रभावीता का नियम समझने से पहले हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण समझने पड़ेंगे। अब फिनोटाइप या दार्शनिक लक्षण ऐसा लक्षण जो हमें दिखाई देता है या जिसे हम देखकर बता सकते हैं, जैसे पौधे की आकृति, पौधे का रंग, आकार, ये सब उसके फिनोटाइप यानी कि दार्शनिक लक्षण होते हैं। और जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप ऐसा लक्षण जिसकी वजह से उसमें वो गुण है। जैसे अगर कोई पौधा लंबा है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी मेंडल ने माना, मतलब कैपिटल टी उसके अंदर जीन है जिनकी वजह से वो पौधा लंबा है। ऐसे ही अगर कोई पौधा बोना है तो किसकी वजह से? उन्होंने उस कारक को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया कि उसके अंदर स्मॉल टी जो है वो जीन है, इनकी वजह से वो पौधा
नाटा है। तो अब प्रभाविता का नियम, प्रभावी मतलब कोई पौधा किसी पर प्रभावी कब होगा, अगर ये लंबा है, लंबा पौधा किस पर प्रभावी होगा, नाटे या फिर बौने पौधे पर। बौने पौधे पर लंबा पौधा प्रभावी होगा। अब समझते हैं प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, प्रभाविता का नियम समझाने के लिए उसने जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी ये लिए प्रभावी लंबे पौधे के लिए, प्रभावी लंबा पौधा, और स्मॉल टी अप्रभावी नाटा या बोना पौधा। तो जब उसने इनके बीच संकरण कराया तो उसे विभिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। देखते हैं कैसे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने इसको F1 पीढ़ी कहा कि F1 पीढ़ी में ऐसे युग्मकों वाले पौधे उसको प्राप्त हुए और ये सभी संकर पौधे कहलाए। संकर पौधे जो सभी लंबे थे, लंबे पौधे, इसमें सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए जिनके जो युग्मक थे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। अब ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है किस पर, स्मॉल टी पर, इसलिए ये प्रभाविता का नियम उन्होंने माना गया या ये प्रभाविता का नियम कहलाया, जिसमें एक लक्षण बड़े का है और एक लक्षण छोटे का है, इसलिए इसको संकर लंबा पौधा उन्होंने कहा। ये पहली पीढ़ी में उनको प्राप्त हुआ। मेंडल ने जब शुद्ध प्रभावी लंबा पौधा और शुद्ध अप्रभावी बौने पौधे का जब संकरण कराया तो उसे संकर लंबे पौधे प्रथम पीढ़ी F1 में सभी प्राप्त हुए। जब उन्होंने फिर से F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो उन्हें भिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। आइए देखते हैं किस प्रकार के उनको पौधे प्राप्त हुए। कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। शुद्ध लंबा पौधा, संकर लंबे पौधे तथा शुद्ध बोना अप्रभावी पौधे उसको प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में। जो F2 पीढ़ी थी उसमें उसको 1:2:1 इस अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। ये संकर पौधे और ये शुद्ध बोने पौधे उसको प्राप्त हुए, और ये शुद्ध लंबे पौधे, यानी कि 25% शुद्ध पौधे और शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर पौधे, संकर लंबे पौधे तथा 25%
शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध बोने पौधे उसको प्राप्त हुए। और उसने देखा कि F2 पीढ़ी में जो शुद्ध प्रभावी, शुद्ध अप्रभावी बोने पौधे के जो लक्षण थे वो भी फिर से प्रकट हो गया। इसी आधार पर उसने इसको पृथक्करण का नियम कहा, क्योंकि इसमें F2 पीढ़ी में फिर से शुद्ध बोना पौधा उत्पन्न हो गया और ऐसे ही शुद्ध लंबा पौधे भी उसको प्राप्त हुए, तो उसने इसको पृथक्करण का नियम कहा।